1853 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो सीधा कंपनी रूल के फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा था। क्या ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था या फिर कंपनी राज के खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका था? आज हम समझेंगे चार्टर एक्ट 1853 ने ब्रिटिश इंडिया की पॉलिटिक्स को कैसे हिला दिया। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा मैं अपना वीडियो छोटा रखता हूं क्योंकि आई विल फोकस ऑन कंटेंट नॉट ऑन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सिंपली बोलो तो सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 1833 एक्ट ने कंपनी को कंप्लीटली कमर्शियल बॉडी से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया था। ट्रेड खत्म, सिर्फ गवर्नेंस बचा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, मतलब पूरा इंडिया एक सेंट्रलाइज कंट्रोल में आ गया। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुआ। एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन ने प्रोविंसेस को वीक बना दिया। मद्रास एंड बॉम्बे सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करते थे, अपने हिसाब से कानून नहीं बना सकते थे। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स क्लियरली सेपरेट नहीं थे। सेम काउंसिल लॉबी बना रहे थे एंड एग्जीक्यूट भी कर रहे थे। और सबसे बड़ा इशू, इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट जीरो था। ब्रिटिश पार्लियामेंट को समझ आ गया था स्ट्रक्चर अपग्रेड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं व्हाई चार्टर एक्ट 1853 बिकेम नेसेसरी। तो 1840 तक ब्रिटिश टेरिटरी काफी एक्सपांड हो चुका था। सिंध 1843 एंड पंजाब 1849 में एनेक्स हो चुका था। इतने बड़े एरिया को गवर्न करना ओल्ड स्ट्रक्चर के बस की बात नहीं था। ब्रिटेन में भी क्रिटिसिज्म बढ़ रहा था। सिविल सर्विस में नॉमिनेशन सिस्टम करप्शन एंड फेवरिज्म से भरा हुआ था। पॉलिटिकल प्रेशर क्लियर था, सिस्टम को मॉडर्न बनाना होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बार पार्लियामेंट ने कंपनी को फिक्स 20 साल का रिन्यूअल भी नहीं दिया था, मतलब ट्रस्ट ऑलरेडी वीक हो चुका था। चलिए अब बात करते हैं मेजर प्रोविजंस ऑफ चार्टर एक्ट 1853। तो पहला था सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। पहली बार गवर्नर जनरल काउंसिल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक एग्जीक्यूटिव काम करेगा और दूसरा सिर्फ लॉ मेकिंग करेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स को घटा के 18 कर दिया गया, जिसमें से 6 मेंबर्स ब्रिटिश क्राउन द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे और इन्हें न्यू प्रोविंसेस एंड प्रेसिडेंसीज क्रिएट करने की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। और साथ ही 6 मेंबर्स का एक लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट किया गया, जिसमें मेंबर्स रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 4 मेंबर्स फ्रॉम लोकल प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड आगरा। यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 मेंबर्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स के 6 मेंबर्स, टोटल 12 मेंबर्स टू बी ए पार्ट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर। ये एक मिनी पार्लियामेंट जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा था, जहां आगे चलकर डिबेट्स एंड डिस्कशंस होने लगे। इससे लॉ मेकिंग थोड़ा ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रक्चर बना। और दूसरा है ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। ये सबसे रिवोल्यूशनरी स्टेप था। अब सिविल सर्विस में एंट्री नॉमिनेशन से नहीं बल्कि ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से होगा। थ्योरी में ये मेरिट बेस्ड सिस्टम था, फेवरिटिज्म खत्म करने की कोशिश। लेकिन ट्विस्ट ये था, एग्जाम लंदन में होता था, इसलिए प्रैक्टिकली इंडियंस के लिए एंट्री ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन जो भी हो, कोवेनेंटेड पोस्ट के लिए एंट्री, यही से मॉडर्न ICS दैट इज इंडियन सिविल सर्विसेज का फाउंडेशन स्टार्ट हुआ। अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही इजी क्वेश्चंस, हु इज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज एंड हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विस इन इंडिया? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थर्ड प्रोविजन था गवर्नर जनरल पावर। तो गवर्नर जनरल के पास अब भी वेटो पावर था, मतलब फाइनल अथॉरिटी अभी भी ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव के हाथ में था। एंड बंगाल के लिए सेपरेट गवर्नर अपॉइंट किया गया, मतलब बॉम्बे एंड मद्रास के साथ बंगाल में भी गवर्नर जनरल रहेंगे, जो कि रिपोर्ट सबमिट करेंगे टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे कि हमें पता है ब्रिटिश टेरिटरी भी एक्सपांड हो चुका था, इसलिए ये प्रोविजन एक्सेप्ट किया गया। एंड साथ ही ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन का सिग्नल था फॉर बेटर गवर्नेंस। एंड फोर्थ प्रोविजन था नो फिक्स टेन्योर फॉर द कंपनी। मतलब सबसे साइलेंट लेकिन पावरफुल क्लॉज ये था कि इस एक्ट में कंपनी रूल को 20 साल के लिए रिन्यू नहीं किया गया, मतलब पार्लियामेंट कभी भी कंपनी रूल का एंड कर सकता था। ये एक वार्निंग सिग्नल था, कंपनी अब परमानेंट रूलर नहीं है। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चार्टर एक्ट 1853। तो ये एक्ट ब्रिटिश इंडिया में पार्लियामेंट्री स्टाइल लॉ मेकिंग का बिगिनिंग था। डिबेट, डिस्कशन, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये सब इंस्टीट्यूशनल फॉर्म लेने लगे। सिविल सर्विस में मेरिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। मॉडर्न इंडियन ब्यूरोक्रेसी का फाउंडेशन यही से स्ट्रांग हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस एक्ट ने कंपनी रूल को पॉलिटिकली वीक कर दिया। पार्लियामेंट का कंट्रोल क्लियरली बढ़ गया। इस एक्ट के ड्रॉबैक्स की बात करें तो सिविल सर्विसेज एग्जाम लंदन में होने की वजह से इंडियंस प्रैक्टिकली एक्सक्लूडेड रहे। इक्वालिटी सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड था। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं आया था। एग्जीक्यूटिव पावरफुल था लेकिन इंडियंस पावरलेस थे और ग्राउंड लेवल पर डिससैटिस्फैक्शन बढ़ रहा था। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सोशल रिफॉर्म्स का इंटरफेरेंस, मिलिट्री रिसेंटमेंट, सब कुछ सिमर कर रहा था।
1853 का एक साइलेंट कॉन्स्टिट्यूशन शिफ्ट था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को मैसेज दे दिया, तुम्हारा टाइम लिमिटेड है। और 4 साल बाद हिस्ट्री का एक ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींव हिला दी। 1857 का रिवॉल्ट, जिसे हम इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं। और फिर कंपनी रूल ऑफिशियली खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद कंपनी रूल एंड हुआ एंड क्राउन रूल स्टार्ट हुआ थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये स्टोरी है पावर शिफ्ट की और अब असली पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाला है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।